बच्चों, अब हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में से मोशन इन अ प्लेन के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने वेक्टर्स और स्केलर्स क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, साइन लॉ, कोसाइन लॉज पढ़े। एक बार आपको वापस से बता देती हूँ साइन लॉ और कोसाइन लॉ के बारे में, क्योंकि वो जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे ना, जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन सब के हम दोनों कंपोनेंट देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो हमें ये दोनों लॉज काम आएंगे। तो ये साइन लॉ और कोसाइन लॉ को की वैल्यू देखने के लिए, क्या दोनों को जानने के लिए लॉज को, हमें ज़रूरी है कि हम इस दो वेक्टर लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो पैरेललोग्राम मेथड से आपने देखा कि वो आर है। अब इन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखो क्या किया आपने आपने पॉइंट एस से एक नॉर्मल डाला है, एस एन, है ना। और इसी तरह से हमने पी पॉइंट से ओ एस पर एक नॉर्मल डाला है, पी एम, है ना। तो अभी हम ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले लेट ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा. Then using the parallelogram method of vector addition, OS represent the resultant vector R. R is equal to A plus B. SN is normal to OP and PM is normal to OS. From the geometry of the figure हम कह सकते हैं कि OS का स्क्वायर is equal to ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ON is equal to OP प्लस PN, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B cos थीटा, है ना। PN is equal to B cos थीटा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा क्या है इसमें, इस ट्राइंगल में पी एन एस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा, है ना। तो पुट कर दी आपने वैल्यू। एस एन इज इक्वल टू क्या है, एस एन इज इक्वल टू बी कॉस, बी साइन थीटा, है ना। तो ओ एस का स्क्वायर में आपने पुट करी वैल्यूज, तो आई ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसमें से आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1, और आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आती है आर का स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर की वैल्यू आ जाती है रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is the magnitude of this resultant vector r. ओके, और इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, इसी से हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अब आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ओ एस एन, उसमें एस एन जो है वो है ओ एस साइन एल्फा, इसको हम बोल सकते हैं आर साइन एल्फा, है ना। और ट्राइंगल पी एस एन देखो, एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा या बी साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि आर साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा। और सिमिलरली जो पी एम बराबर है ए साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ भी बराबर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों में जो वैल्यू है राइट साइड में वो सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये b अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन एल्फा। इससे हमें डायरेक्शन आ जाएगी, साइन एल्फा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है, तो जो r है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो टेन एल्फा की वैल्यू आएगी एस एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन, ऐसा ही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। इससे आपको डायरेक्शन पता लगती है इस रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मोशन इन अ प्लेन पे। इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स। इसीलिए आपको वेक्टर्स पहले पढ़ाएं, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन में स्टडी करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द पोजीशन वेक्टर आर, एक पार्टिकल है पी, देखो ये रहा, ये प्लेन है एक्स वाई। इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है पी, लोकेटेड इन अ प्लेन विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम इज गिवन बाय। आप पोजीशन वेक्टर कैसे देते हैं इसका, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ओके, ये आर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। अब where x and y are the component of r along x and y axis or simply they are the coordinates of the object, ऐसे तो देते हो आप coordinates।
अब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर आर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर एंड एवरेज वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल। ये देखो, अब थोड़ी देर में पार्टिकल जो है उसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश और वो पोजीशन है पार्टिकल की पी डैश, ठीक है। वेलोसिटी जो है उसकी टेंजेंशियल है और वही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की भी। डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और डेल्टा एक्स क्या है, दोनों के पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। Suppose a particle moves along the curve shows by the thick line and is at p at time t and p dash at time t dash. Then the displacement is given by delta r is equal to r dash minus r naturally, and it is directed from p to p dash. ठीक है, अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, हर चीज़ को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोनों डायमेंशंस में। तो हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा आर की वैल्यू इस तरह से, दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई के और एक्स डैश और वाई डैश के, तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको, है ना। अब दूसरा फैक्टर है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो इसमें फिर हमको कंपोनेंट चाहिए, वेलोसिटी के भी दोनों कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट में वेलोसिटी होगी, है ना। वी एक्स एवरेज आई कैप, वी वाई एवरेज जे कैप। तो सिंस वी बार या एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल्टा। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। द वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। जब टाइम इंटरवल ज़्यादा है तब तो एवरेज वेलोसिटी है, और जब टाइम इंटरवल बहुत कम है, लिमिटिंग मतलब बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो किस तरह से टाइम इंटरवल आप कम करते जा रहे हो। ये देखो फर्स्ट डायग्राम में टाइम इंटरवल ज़्यादा है, आपका डेल्टा आर वन की वैल्यू भी ज़्यादा है, और इसी तरह से ये वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी बताई है इसके अंदर डी आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। फिर ये आर टू, जब टाइम इंटरवल और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और यहाँ पे टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। और डायरेक्शन देखो आप, है ना, टेंजेंशियल टू द पाथ, और वही डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की है। तो ये हुआ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट on the path of an object is tangential to the path at that point and is the direction of the motion। सेम ही होता है, जो डायरेक्शन मोशन का है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। और अभी जब टाइम जो है वो धीरे धीरे, और इसके हमेशा आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हो तो आपको दोनों कंपोनेंट देखने होंगे किसी भी वेक्टर के। इसमें जो वेक्टर v है दैट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। अब वी एक्स क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, और वी वाई क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, है ना। तो अब अभी आपने देखा कैसे देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। v जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अच्छा, और ये है इसकी टेन थीटा की वैल्यू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना, या थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, ये हुई आपकी वेलोसिटी वेक्टर। अब है एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, है ना, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब टाइम इंटरवल ज़्यादा है, एक्सेलरेशन के भी आपको, एवरेज एक्सेलरेशन के भी दोनों कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं, और एंगल है थीटा। टू कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई ऑफ वेलोसिटी मेकिंग थीटा टू मेक इट एक्स विद एक्स एक्सेस के साथ वी का जो है एंगल है। वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, है ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। द एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कब होगा, जब वो डेल्टा टाइम इंटरवल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, डेल्टा टी जो है वो बहुत बहुत कम है, लिमिटिंग वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। उसके भी दो कंपोनेंट हैं, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई बाई आई जे कैप,
है ना, दोनों दोनों डायरेक्शंस में, एक एक्स डायमेंशन में, एक वाई डायमेंशन में। तो ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी और ए वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। ये तो आपको पता ही है, दोनों कंपोनेंट। एज इन द केस ऑफ वेलोसिटी वी कैन अंडरस्टैंड ग्राफिकली द लिमिटिंग प्रोसेस यूज इन डिफाइनिंग एक्सीलरेशन ऑन अ ग्राफ शोइंग द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन। धीरे 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 आप टाइम इंटरवल कम करते जा रहे हो और जो एक्सीलरेशन है वो एवरेज एक्सीलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में बदलता जा रहा है। ये देखो, देखो ये टाइम कम हो रहा है, ये इसमें वेलोसिटी में चेंज में देखो, बीच में ग्राफ में देखो कम होता जा रहा है ना, डेल्टा टी की वैल्यू कम होती जा रही है देखो। और एक टाइम आया जब वो जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बदल गया, टाइम टी जो है अप्रोचिंग ज़ीरो। लास्ट वाला डी में देखो, जो एक्सेलरेशन और वी की डायरेक्शन में देखो एंगल देखो, ऐसा आपने स्ट्रेट लाइन में देखा था कभी? नहीं। एक्सेलरेशन जो होता था हमेशा वी की डायरेक्शन में होता था, इसमें इस तरह से एंगल अलग अलग होते हैं ए और वी के बीच में। Note that in one dimension the velocity and the acceleration of an object are always along the same straight line, either in the same direction or in the opposite direction. पढ़ते थे ना प्लस और माइनस, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। However, for motion in 2 or 3 dimension, velocity and acceleration vectors may have any angle between 0 to 180 between them. 0 and 180 से बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ये देखो एंगल ए और बी के बीच में, है ना। तो ये डिफरेंस है मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। और ये है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन है तो आप मोशन की इक्वेशंस लगा सकते हो। ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें भी आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ये देखो दोनों कंपोनेंट फर्स्ट इक्वेशन में मोशन की लिख दिए। अब इसके अंदर आपने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, है ना। आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन 2t इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करके आपने जब देखा कि इसमें इस तरह से निकल के आया है ये सेकेंड इक्वेशन मोशन की, आर इज इक्वल टू आर नॉट पर प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको दोनों डायरेक्शन में देखो, एक्स और वाई दोनों के लिए सेपरेटली आप निकालते हो एक्सेलरेशन। देखो जब एक्सेलरेशन, तो वन इमीडिएट इंटरप्रिटेशन इज दैट द मोशंस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दैट इज मोशन इन अ प्लेन in 2 dimensions can be treated as two separate simultaneous one dimensional motion with constant acceleration along 2 perpendicular directions. This is an important result and is useful in analyzing motions of objects in 2 dimensions. A similar result holds for 3 dimensions also. The choice of perpendicular direction is convenient in many physical situations as we shall see in the projectile motion. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ही तो होता है, एक डायमेंशन में जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो है और दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है, और बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली हम उसको स्टडी करते हैं। ये देखो एक्स डायरेक्शन में अलग इक्वेशन है, वी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में अलग इक्वेशन है, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो ये था आपका मोशन इन अ प्लेन।